कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम दो मापदंडों के बिंदु रेख का अध्ययन करेंगे। ग्राफ्स ऑफ टू डिफरेंट स्केल। यदि किसी कालमाला पर आधारित दो चर मूल्य विभिन्न इकाइयों में हों लेकिन उनके विस्तारों में अत्यधिक अंतर हो तो उदग्र माप भुजाक्ष के दोनों ओर के कटी अक्षों पर लेना पड़ता है। जब संख्याएं अनेक इकाइयों को प्रकट करें तो y अक्ष पर दो या दो से अधिक मापदंड लेकर बिंदु रेख का प्रदर्शन किया जाता है और इसको इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कालमाला चित्र है तो वर्ष तो x अक्ष में जाएगा, लेकिन इसके जो दो चर हैं, एक तो मात्रा है 1000 कांठों में और मूल्य करोड़ रुपए में, ये दोनों को हमको y अक्ष पर लेना पड़ेगा। वर्ष को हम लोग हमेशा x अक्ष पर ही लेते हैं और मात्रा और मूल्य ये दोनों को हम लोग y अक्ष पर लेंगे, उदग्र लेंगे मतलब खड़े लेंगे। अच्छा, यहाँ पे फॉल्स बेस लाइन या कृत्रिम आधार रेखा भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग निरीक्षण से देख सकते हैं कि 300 से शुरू हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 200 को आधार रेखा मान सकते हैं और जो करोड़ रुपए में है मूल्य उसमें 150 है, तो हम लोग 100 को आधार रेखा मान सकते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x अक्ष में हम लोगों ने वर्ष को लिया है 81, 82, 83, 84। y अक्ष में हम लोगों ने दो लकीरों को लिया है। एक में हम मात्रा को लेंगे जिसमें 1000 गांठें हमारे पैमाना में आएगी और इधर मूल्य जो करोड़ रुपए में होगी, और इसके लिए हमने माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 100,000 गांठें अर्थात इधर का, और 1 सेंटीमीटर बराबर 100 करोड़ रुपया। और यहाँ पे हमने कृत्रिम आधार रेखा भी बनाया है और जैसा कि मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि 1000 काठें 200 के ऊपर चालू हैं तो 200 को हम लोग फॉल्स बेस लाइन मानेंगे और मूल्य 100 करोड़ के सब ऊपर है, पहला 150 करोड़ से चालू हुआ है तो इसको भी हम लोग 100 आधार रेखा मानेंगे। यहाँ 100, 200, 300 से चालू किए हैं और यहाँ सीधे हम लोग 200, 300 से चालू किए हैं। यहाँ से भी 100 से चालू करते तो कोई दिक्कत नहीं आता हमको। उसके बाद देखिए पीछे पन्ना पलटा के देखते हैं 1981 में 650,000 कांठे हैं और मूल्य है 350। तो यहाँ पे 81 में 650 मतलब 81 में ये 650, ये पहली रेखा जो है ये मात्रा वाली रेखा है। ये देखिए यहाँ से ऐसे आई है, ऐसे आई है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो दूसरी रेखा है ये मूल्य को प्रदर्शित करती है। जैसे पहले सवाल बनाते थे 1981 है और इधर 650 के सामने हम बिंदु लगा देंगे। 82 में है 400 करोड़ तो 82 में हम लोग 400 के सामने जाके बिंदु लगा देंगे। 83 में है 300 करोड़ तो ये 300 करोड़ में जाकर हम बिंदु लगा देंगे और सब बिंदुओं को मिला देंगे, और उसी प्रकार ठीक मूल्य को भी बिंदु बनाकर उसको भी अलग से हम लोग मिला देंगे। तो इस प्रकार दो मापदंडों पर आधारित कालमाला चित्र बनाई जाती है। अब आते हैं दो और चीज़ों को देखेंगे, एक तो पट्टीदार वक्र और एक सिलुट चित्र। जब दी गई पूर्ण सामग्री अनेक अंशों में विभाजित हो तथा वह कालमाला पर आधारित हो तो पट्टीदार वक्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें संपूर्ण के साथ साथ प्रत्येक श्रेणी को अलग अलग विशेषताओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के लिए एक पट्टी बनाई जाती है जिसको अलग अलग चिन्हों से या रंगों से दिखाया जाता है। जैसे विभिन्न वर्षों में हुए उत्पादन का उल्लेख है, देश दिए हुए हैं तो देश को हम लोग इधर ले लेंगे y अक्ष में ऊर्ध्वाधर, y अक्ष में उत्पादन को ले लेंगे और नीचे चूंकि कालमाला चित्र में समय को x अक्ष पर लेना पड़ता है तो विभिन्न वर्षों को x अक्ष में ले लेंगे। अब देखिए जापान का 1986-87 में उत्पादन 158.3 है तो ये 158.3 यहाँ बिंदु लगा देंगे। उसके बाद है 189.3 87-88 में, ये यहाँ पर लगभग आएगा। ये इसको ग्राफ से बनाने से और अच्छे से बनता है। और उसके बाद 88-89 में 203 है,
ये यहाँ पर आएगा 203, और उसके बाद इन बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा हम लोग खींच देंगे और हर देश के लिए एक एक संकेतांक बना देंगे ताकि हमको पता चल जाए कि कौन से देश का कौन सा चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम लोग पट्टीदार वक्र बनाते हैं। एक और चित्र बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिलूट चित्र। सिलूट चित्र का प्रयोग आय व्यय में कमी, अधिकता, व्यापार संतुलन की दशा तथा लाभ हानि को दिखाने के लिए किया जाता है। इसको शुद्ध अवशेष चित्र भी बोला जाता है। तो यहाँ देखिए एक व्यापार का वर्ष दिया हुआ है, व्यापार शेष अर्थात लाभ है कि हानि। देखिए पहले 3 वर्षों में लाभ है, फिर हानि, 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 फिर लाभ है, फिर हानि। तो इसमें दोनों x अक्ष मानेंगे, इसमें हम लोग समय डालेंगे। ऊपर में y अक्ष में हम लोग जो लाभ हुआ है उसको दर्शाएंगे और नीचे में जो हानि हुई है उसको दर्शाएंगे। तो जैसे 78 में 30 का लाभ हुआ है, उसका पैमाना दिया नहीं हुआ है, 30,000 का 30 लाख मान सकते हैं, 30 करोड़ मान सकते हैं। 89 में हम लोग को 40 करोड़ का लाभ हुआ है, 80 में 50 करोड़ का लाभ हुआ है। और उसी प्रकार ठीक खर्चों को भी हम लोग जो हानि हुई है -30 यहाँ आ जाएगा, -35 यहाँ आ जाएगा, -83 यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसके बाद इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो ये आकृति हमको मिलेगी।